नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा है और आज का मुद्दा है हमारा कांग्रेस की परीक्षा, बीजेपी की समीक्षा। वैसे तो हमेशा परीक्षा चलती रहती है, जीवन में भी, पार्टियों के भीतर भी। और मध्य प्रदेश में 2028 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का पूरा फोकस संगठन को मजबूत करने पर है। कांग्रेस जहां टैलेंट हंट के जरिए प्रवक्ताओं की टीम बनाने में जुटी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के कामकाज के जरिए समीक्षा करना चाहती है। यानी परीक्षा भी है और दूसरी तरफ समीक्षा भी। समझेंगे इसको, लेकिन उससे पहले कि चर्चा पर हम आगे बढ़े, देखिए हमारी खास खबर। मध्य प्रदेश में आउटडोर की सियासत के पहले इंडोर में तैयारी चल रही है। दोनों ही पार्टियां ग्राउंड पर उतरने से पहले छत के नीचे रणनीति बनाने में जुटी है। कांग्रेस टैलेंट हंट के जरिए अपने प्रवक्ताओं की टीम बनाने में जुटी है, ताकि पार्टी की विचारधारा और रीति नीति पुरजोर तरीके से आम जनता तक पहुंचाई जा सके और मंचों और मीडिया में बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। लेकिन इस तैयारी में भी कांग्रेस अंदरूनी कलह में फंसती नजर आई। टैलेंट हंट में सीनियर प्रवक्ताओं की भी परीक्षा देने की अनिवार्यता पर सवाल खड़े हुए, लेकिन अब पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, सीनियर प्रवक्ताओं के सीधे इंटरव्यू होंगे और उनमें से कुछ को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने का भी मौका मिलेगा। जो लोग सब काम अब बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, उनके लिए पार्टी ने निश्चित रूप से तय किया हुआ है कि जो अगला इंटरव्यू का चरण होगा, जो प्रदेश स्तर पर आयोजित किया जाएगा, उसमें न केवल उन्हें सम्मिलित किया जाएगा, बल्कि उनमें से राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अनुभव भी जिन लोगों को होगा, जो लोग चयनित होंगे, उनको वहां पर अवसर मिलेगा। तो ये एक बहुत स्पष्टता है इसमें। किसी के भी असम्मान का सवाल ही नहीं है और सभी लोगों को पूरे सम्मान के साथ में, पूरी उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए अवसर मिलेगा। इधर जहां कांग्रेस परीक्षा में व्यस्त है, तो उधर बीजेपी समीक्षा की तैयारी में है। पार्टी अपने स्थापना दिवस 6 अप्रैल से पहले और बाद में कई कार्यक्रम करने जा रही है। इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी के कामकाज की समीक्षा की जाएगी, ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा है, यानी 6 अप्रैल से लेके अब तक की, उस पर चर्चा भी होगी, उस पर उद्बोधन भी होगा और उसके साथ ही साथ बूथ स्तर तक इस पे कार्यक्रम होंगे और जिला केंद्र पर सक्रिय सदस्यों के बड़े सम्मेलन भी होंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में फिलहाल दोनों पार्टियां संगठन को संवारने में जुटी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस जहां परीक्षा के दौर में है, तो वहीं बीजेपी समीक्षा के दौर में पहुंच चुकी है। जाहिर है, ये तो तय है कि मध्य प्रदेश में आने वाले चुनावों में मुद्दों से ज्यादा संगठन की ताकत अंतर पैदा करेगी और फिलहाल दोनों ही उसी ताकत को बढ़ाने की कवायद में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। 2028 के चुनाव में अभी लंबा वक्त है, लेकिन कांग्रेस लंबे समय से वनवास पर है। जाहिर है, नए तरह के नवाचार भी करती है, कभी परीक्षाओं की बात करती है, कभी अपने संगठन सृजन के जरिए नए संगठन को गढ़ने की बात करती है। लेकिन इसी बीच में खबर ये भी आती है कि जब संगठन सृजन के अंतर्गत टैलेंट हंट चल रहा है, तो उनकी धड़कनें बढ़ गई जो सीनियर प्रवक्ता है कि हमारा क्या होगा, क्या हमें भी टैलेंट हंट के जरिए परीक्षा देना पड़ेगा। जब ये चर्चा बढ़ी तो फिर पार्टी के भीतर भी कहीं ना कहीं इसको लेकर कई तरह की बातें भी हुई और अब ये जो बातें दिखाई दे रही है कि उनको परीक्षा तो देना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक परीक्षा, यानी प्रदेश स्तर की जिस दिन परीक्षा होगी उसमें वो शामिल होंगे और जिनका बेहतर परफॉर्मेंस होगा उनको राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका भी मिलेगा। लेकिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, परीक्षा से बच नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी तो परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है, उसी बीच में समीक्षाएं करती रहती है और जब समीक्षा बहुत ज़्यादा होना लगे, समीक्षा पर चर्चा होने लगे, तो फिर परीक्षा की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि हमेशा आपको परीक्षा देना है, ऐसा एक कार्यक्रम बीजेपी बनाकर चलती। समझेंगे इसको, लेकिन उससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, देखते हैं वो 3 सुलगते सवाल। मध्य प्रदेश में अगला चुनाव संगठन बनाम संगठन की लड़ाई बनेगा। टैलेंट हंट जैसे कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस मजबूत टीम बना पाएगी। संगठन की सतत समीक्षा ही भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत है। तो ये वो सवाल है। अब मिलते हैं उन मेहमानों से जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। ब्रजगोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सिंपी अग्रवाल जुड़ रही है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। सिंपी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जगदीश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जगदीश जी, आपका भी स्वागत है। शायद अभी फोन लाइन पर। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मौजूद रहेंगे और उसके बाद थोड़ी देर बाद टीवी पर भी आपको दिखाई देंगे, दिखाई तो दे ही रहे हैं फोटो के जरिए।
जगदीश जी, परीक्षा समीक्षा दोनों एक जैसे हैं। जब आप बार बार समीक्षा करते हैं तो परीक्षा जब होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पहले से तैयारी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का शगल। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में एक स्थिति अलग सी बन गई कि अब वो सीनियर प्रवक्ताओं को भी परीक्षा देना पड़ेगा। अब उसमें कहीं रियायत मिल गई है कि सिर्फ एक परीक्षा देना पड़ेगा, लेकिन परीक्षा तो देना पड़ेगा। क्या इस परीक्षा से कुछ लाभ होगा? लेकिन उनकी धड़कनें बढ़ी है जो लंबे समय से कांग्रेस की बात अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रखते रहे। देखिए मनोज जी, इसमें सबसे पहली बात जो है कि कांग्रेस में एक नया कल्चर आया है। वो संगठन को उस तर्ज पे ले जाना चाह रहे हैं जिस तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। क्योंकि आपको याद होगा कि बहुत पहले कमलनाथ जी ने एक बात कही थी कि अगर हमको बीजेपी से टकराना है तो सबसे पहले हमको संगठन को बीजेपी जैसा मजबूत करना पड़ेगा। अब वो वहां जाके आप बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, नंबर एक। नंबर दूसरी बात जो आपने कही, परीक्षा, ठीक है, एक नया पैटर्न निकाला है, नई बात आई है, नए तरीके से काम हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो मुख्य बात है पार्टी को, इस पार्टी को कार्यकर्ता बेस्ड होना पड़ेगा, छत्रपों से मुक्त होना पड़ेगा। जब तक नेताओं के कार्यकर्ता होंगे तब तक ये कोई टैलेंट हट कर लें, किसी को भी समीक्षा बैठक में बुला लें, किसी की परीक्षा ले लें, उससे बहुत कुछ मुझे नहीं लगता कि हासिल होने वाला है। सबसे पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता बने, छत्रपों का कार्यकर्ता वो बाद में बने। जब तक इस रणनीति पे पार्टी हाईकमान काम नहीं करेगा तब तक इस पार्टी में, संगठन में बीजेपी चूंकि 365 दिन काम करने वाली है, संघ उसकी बैकबोन है, आरएसएस गरबा है, संघ लगातार नजर रखता है। तो ऐसा या तो फिर कोई ऐसा सिस्टम डेवलप ये करें कि पार्टी पे नजर रहे। अगर वो डेवलप नहीं कर पाते हैं तो अनुशासन की डोर जो है, अनुशासन का डंडा है, उसको सख्त करें। और तीसरी चीज, मेरा एक सुझाव है, हालांकि मैं सुझाव देने वाला कोई नहीं होता, कांग्रेस अपनी पार्टी है, उनका अपना संगठन है, कि ये पदाधिकारियों की जो लंबी फौज है इसको तो कहीं ना कहीं मनोज भाई कम करना पड़ेगा। उसके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि सीमित संख्या जब होती है तब अनुशासन बनता है, और जब हम संख्या को असीमित कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अनुशासन भंग होने की स्थितियां बनती हैं। और ये कांग्रेस में हम कई बार मंच पे, खुले मंचों पे देख चुके हैं कि 100 लोग मंच में बैठ जाते हैं, मंच टूट जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो एक सीमित संख्या, जैसे बीजेपी में अपेक्षित कौन है, वही अपेक्षित लोग मंच पे बैठे हैं, 5 से 10, ये भी कांग्रेस के लिए मनोज जी बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक अनुशासन की जो बात कही जाती है वो भारतीय जनता पार्टी अपना अनुशासन कराने में कामयाब होती है। लेकिन कांग्रेस का कल्चर का है या कांग्रेस की ताकत का है कि यहाँ मंच प्लेटफॉर्म खुला रहता है, जिसको जो बोलना है बोल दीजिए, बोलते बोलते संख्या इतनी बढ़ जाती है। लेकिन राहुल गांधी जब आए तो उन्होंने इस पर भी काम किया, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि संख्या अब जो होगी वो कम होगी, भारी भरकम संख्या दिखाई नहीं देगी। और अभी जो सूची जारी हुई उससे भी उसकी तरफ दिखाई दिया। डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो बात चलती रही, अब आप बताइए कि जो सीनियर है, जो 20-20 साल से मेहनत करते रहे हैं, आपके पहले भी कई प्रवक्ता रहे हैं, उनको भी यदि परीक्षा के दौर से गुजरना होता है तो स्वाभाविक है कि उनके मन में तमाम तरह की बातें आएंगी, और ये तो कांग्रेस के भीतर ही एक दूसरी तरह की स्थिति पैदा कर देगी। लेकिन अभी संजय कामले जी बता रहे थे कि हमने उसमें ऐसा नहीं है, परीक्षा होगी लेकिन उतनी परीक्षा नहीं होगी जितनी टैलेंट हंट वालों की होगी। तो कब तक रिजल्ट आ रहा है और जो सीनियर है उनका क्या होगा? आदरणीय मनोज जी, जहां तक परीक्षा की बात है तो जो कांग्रेस पार्टी है वो स्वतंत्रता संग्राम से जन्मी हुई पार्टी है और संघर्ष हमारे खून में है। तो चाहे वो वरिष्ठ प्रवक्ता हो या वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, वो किसी भी परीक्षा या समीक्षा से घबराते नहीं हैं। देखिए, पार्टी का जो प्रवक्ता होता है और यहाँ आपके मंचों से जो बैठकर कहता है, वो समाज के दिमाग में एक जहनी तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बनाता है, जिसे सुनकर या तो लोग हमारे संगठन से जुड़ते हैं या फिर जिसे सुनकर लोग हमारे संगठन से दूर हो जाते हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि जो प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहा है वही पार्टी का असली विचार है। और हमारा जो विचार है वो समावेशी लोकतंत्र का है, सर्वधर्म समभाव का है। तो इस टैलेंट हंट के माध्यम से मनोज जी, हम व्यक्ति को नहीं तलाश रहे हैं, हम उस विचार को तलाश रहे हैं जो आज भी यहाँ पर बैठकर बिना किसी द्वेष के, बिना किसी डर के
इस देश की गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर बात कर सकता हो, इस देश के सर्वधर्म संभाव पर बात कर सकता हो। और जैसा वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा, तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरह कभी बन नहीं सकते मनोज जी, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रवाद है वो समावेशी लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद है, और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है वो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और आप भी ये मानते होंगे कि हमारे देश में एक नई राजनीति ने दिशा ले ली है, जो कहीं ना कहीं कल्चरल नेशनलिज्म की ओर अग्रसर कर चुकी है। और जो आज इस देश का युवा है वो बहुत ज्यादा इस कल्चरल नेशनलिज्म में बह रहा है। तो उन युवाओं में हम उस एक विचार को तलाशने का प्रयास लेकिन डॉक्टर कर रहे शिल्पी हैं। अग्रवाल, मनोज आपसे जी, मैं समझना चाहूंगा कि विचार को समझना चाहेंगे आप, लेकिन जो सीनियर आपके प्रवक्ता है वो तो सारी चीजें उनके पास है, वो उस विचारधारा से जुड़े रहे, वो भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं जुड़े रहे, उनके पास तो कांग्रेस की विचारधारा से वो आगे बढ़े हैं, उसी विचारधारा को मंचों पर रखते रहे। फिर भी परीक्षा की बात जब आ रही तो फिर मतलब ये कि वो पूर्णतः आपके विचारों को नहीं बढ़ा पा रहे। वो हमारे विचारों को पूर्णतः बढ़ा पा रहे थे, इसीलिए तो वो आज तक हमारे प्रवक्ता पैनल के अंदर मौजूद है मनोज जी। और अगर उन्हें किसी परीक्षा से गुजरना है तो हमें नहीं लगता उन्हें किसी भी तरह की इस पर कोई आपत्ति होगी, क्योंकि संगठन के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी अनुभव की आवश्यकता होती है। और जो टैलेंट हंट के बाद हमारी नई कार्यकारिणी आएगी उसमें अनुभव और ऊर्जा का एक समागम होगा, जिसमें हमारे सम्मानित वरिष्ठ प्रवक्ता भी होंगे जिन्होंने इस पार्टी को वर्षों दिए हैं, और वो वर्षों तक आप ही के मंचों के माध्यम से हमारी पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाते रहे हैं। लेकिन किसी भी वरिष्ठ प्रवक्ता को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और सभी इस परीक्षा से गुजरने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से गुजरने की तैयार है, लेकिन मेरी जब बात होती है तो वो कहते हैं कि अब बताइए हमें भी परीक्षा देना पड़ेगा, 20 साल हो गए पार्टी में रहते रहते, कोई बोल रहा 22 साल हो गए लगातार हम बात। खैर ये कांग्रेस का मसला है, आप जितना बेहतर करें, अपने संगठन को मजबूत आपको करना चाहिए। ब्रज गोपाल जी, उधर तो परीक्षा चल रही है, आपके यहाँ समीक्षाएं चलती रहती है, और ऐसा कहते भी है कि 365 दिन आप हर परीक्षा देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि आपका सिस्टम ही इस तरह बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन ये जो परीक्षा और समीक्षा के बीच में चीज़ें दिखाई दे रही, ये किस तरह की समीक्षा है? क्या फिर 2028 की तैयारी की समीक्षा है? ठीक है, आपका स्थापना दिवस आ रहा है, लेकिन आपके पास कोई भी दिवस का बहाना मिल जाए, काम बूथ का ही होता है। नहीं, देखिए मनोज जी, हम तो हमेशा, आपने अभी 2 शब्दों का प्रयोग किया था शुरू में कि समीक्षा और परीक्षा। तो जब समीक्षा प्रक्रिया की निरंतरता का हिस्सा होता है तो परीक्षा की ना तो घबराहट होती है, ना बेचैनी होती है, ना उसकी कोई चिंता होती है। आप जो कहते हैं कि 2028 की तैयारी है या 29 की तैयारी है, देखिए किसी भी राजनीतिक दल की परीक्षा चुनाव है। हम तो ये मानते हैं कि हमारे लिए तो अगले साल भी परीक्षा है, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव है। तो दल के रूप में हमारी परीक्षा बिल्कुल नियमित है। दूसरा, आपने विषय रखा कि हम समीक्षा करते काहे, हमारी समीक्षाओं का विषय क्या है? हमारी समीक्षाओं का विषय है कि पंचनिष्ठा हमारी है कि नहीं है, पंचनिष्ठा उस कार्यकर्ता की जानकारी में, संज्ञान में है कि नहीं, और वो उनका पालन कर पा रहा है कि नहीं। दूसरी बात कि जो पंचनिष्ठा के बाद हमारा आता है कि करणीय कार्य क्या है। जैसे यदि हमारा एक बूथ का कार्यकर्ता है तो साल में 6 कार्यक्रम उसे अपने बूथ पर करने हैं। वो बूथ के जो करणीय कार्य हैं उनमें से एक वो भी है जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का। तो ये जो हमारे कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम को, फिर दूसरी बात, उस कार्यकर्ता को समाज में जाने के लिए प्रशिक्षित करना कि समाज वास्तव में चाहता क्या है, क्योंकि जो सरकार होती है और जो समाज होता है उसके बीच की कड़ी है हमारा संगठन। तो यदि वो कड़ी मजबूत होगी तो सरकार के जन कल्याण के काम जनता तक बेहतर तरीके से हम पहुंचा सकेंगे। तीसरी एक और बात थी कि जो आपने अभी कहा कि विचार विमर्श, तो हमारे यहाँ तो देखिए विचार, आप बहुत बेहतर, हमसे भी कई बार मामलों में ज्यादा जानते हैं कि विचार विमर्श तो भारतीय जनता पार्टी में एक एक चीज का होता है। एक एक कार्यकर्ता की ये चिन्हित होता है कि वो किस कार्य के लिए उपयोगी है, और वो कार्यकर्ता को पार्टी का नेतृत्व भी जानता है कि ये कार्यकर्ता इस काम के लिए परफेक्ट है और उसको उस काम में लगा दिया जाता है। लेकिन ब्रजगोपाल जी, आप समझ रहे हैं अब कांग्रेस के भीतर भी विचारवान लोगों की तैयारी हो रही है, मतलब आपके विचार से उनके विचार टकराएंगे इसलिए कह रहा हूं मैं कि दोनों अलग अलग विचारधारा तो है दोनों की। मनोज जी, बिल्कुल निश्चित है, हमारी विचारधारा है,
मैं अलग इसलिए नहीं मानता हूं कि कांग्रेस के पास वर्तमान में जो कांग्रेस आज है उसके पास कोई विचारधारा नहीं है। तो विचारधारा रहित दल और एक विचारधारा सहित दल, हम दोनों दलों के बीच में जो राजनीति है, तो हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, चाहे टैलेंट हंट से आए चाहे आपके कार्यकर्ताओं में से चुनकर आए, मगर योग्य, ईमानदार और सक्षम लोग हैं, जो ऊर्जावान लोग हैं, जो समाज को बेहतर समझते हैं, वो लोग राजनीति में जरूर आगे आए, चाहे उनका दल हमारा विरोधी दल ही क्यों ना हो, मगर अच्छे लोग आए। अब मगर मुझे एक बात जरूर कहनी है कि ये जो टैलेंट के साथ हंट लगा है, ये बहुत बेहतर शब्द नहीं है। कांग्रेस को कोई दूसरा शब्द ढूंढना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो आपके विचार से जुड़ा हुआ है, केवल उसी में से आपको टैलेंट ढूंढना चाहिए, बजाय टैलेंट ढूंढकर उस पर विचार आरोपित करें। तो मेरा सलाह है कि यदि उचित लगे तो ये टैलेंट है आपके अंदर ढूंढे तो ज्यादा बेहतर हो। चलिए, मुझे लग रहा है अब आपके विचारों को कांग्रेस कितना मानेगी, मैं उनसे समझूंगा इस बात को। लेकिन वापस चलता हूं जगदीश जी के पास। जगदीश जी, आप कह रहे थे कि छोटी होना चाहिए टीम, जब टीम बड़ी हो जाती है तो फिर बड़ी समस्या होती है। मंच का जिक्र भी आप कर रहे थे, लेकिन जो कई ऐसे प्रवक्ता रहे जिनके साथ आप और हम लगातार चर्चाएं करते रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि उनमें विचारों की कमी हो गई है? क्या आपको ये भी लगता है कि उन्हें विचार नए ढंग से प्रतिपादित करना होगा, इसलिए कांग्रेस को चिंता है? देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात तो यह है कि पहले मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले तो मैं शिल्पा जी के सवाल का जवाब देता हूं कि शायद उन्होंने इस बात को गलत तरीके से समझा। मेरा केवल कहना यह था उसमें कि भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा निश्चित रूप से अलग अलग है। मैं सिर्फ अनुशासन की बात कर रहा था और इस बात की बात कर रहा था जिस बात का आपने कहा कि एक अनुशासन, कोई भी चीज बिना अनुशासन के नहीं चलती। और जो आपने कहा कि विचार, मनोज जी, आप कुछ भी कर लें लेकिन आपको टीम तो छोटी करनी पड़ेगी, पहली चीज। और आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कार्यकर्ता कांग्रेस का है कि क्षेत्रीय छत्रपों का है, क्योंकि कांग्रेस आंदोलन से उपजी पार्टी है, कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है मनोज जी। तो जब आंदोलन से उपजी पार्टी जब भी बनती है उसमें छत्रपों का बाहुल्य होता है। और चूंकि कांग्रेस ने पुराना दौर वो देखा है जब विपक्ष था ही नहीं था, तो एक छत्र राज्य चला। और यही वजह है कि एक छत्र राज आपने चलाया, छत्रपों की सरकारें चली। और यही वजह है कि सत्ता का वनवास जो है आप पिछले 18-20 साल से झेल रहे हैं, 15 महीने को तो छोड़ दें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात से भी सहमत हूं कि 125 साल पुरानी पार्टी है, गांव-गांव में इसका कार्यकर्ता है। लेकिन हमेशा एक बात कांग्रेस के साथ एक दिक्कत और है, उसे इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा। और ये किसी भी दल के साथ हो सकता है, जब पार्टी सत्ता से लगातार दूर रहती है। 20 साल का जिस वनवास का आप जिक्र कर रहे थे, जब 20 साल सत्ता से दूर पार्टी रहती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में हताशा, थोड़ी बहुत निराशा तो आती है और कार्यकर्ता पार्टी पे छिटकता है। तो एक चुनौती ये भी कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी है कि उसे उस कार्यकर्ता का उत्साह बरकरार रखना पड़ेगा, एक, और छिटके हुए कार्यकर्ता को लगातार सक्रिय करना पड़ेगा, 2। और तीसरी चीज जिसको मैं बार बार कहता हूं कि बूथ लेवल तक आपको जाना पड़ेगा भाजपा की तरह। जब तक आप बूथ लेवल पे नहीं जाएंगे, 2028 की तैयारियों में कांग्रेस लगी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक ये बूथ लेवल पे नहीं जाएंगे, बूथ लेवल पे समितियां गठित नहीं होंगी, 10-10, 20-20 लोगों की टीम नहीं बनाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि रास्ता बहुत सरल है मनोज जी। लेकिन जो बीजेपी बार बार समीक्षा करती है जगदीश जी, इसमें क्या दिखाई देता है? क्या बीजेपी ये समझती है कि लगातार हम सत्ता में? जी, बीजेपी की जहां तक बात है मनोज जी, हम और आप जानते हैं, दोनों पार्टियों को जानते हैं, बीजेपी लगातार, बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ा जो संगठन का प्लस पॉइंट है, मैंने कहा ना, बीजेपी हमेशा आरएसएस चला, कहीं ना कहीं आरएसएस का रोल बहुत बड़ा होता है बीजेपी के पीछे। तो आरएसएस का जो कार्यक्रम निर्धारित करती है बीजेपी, उसको फॉलो करती है। आप देखना कि उनका एक सिद्धांत है, हर कार्यकर्ता को लगातार काम। तो जो लगातार काम की प्रक्रिया है, कुछ ना कुछ आप देखिए, साल भर प्रोग्राम पार्टी के चलते हैं। मैं कमलनाथ जी का जो उल्लेख कर रहा था, उन्होंने, मुझे याद है, उस कांग्रेस पार्टी की मीटिंग को कवर करने में गया था, उन्होंने कहा था कि अगर हमें विधानसभा में लगातार सत्ता में रहना है तो हमें कहीं ना कहीं इसको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और कांग्रेस अगर इसको फॉलो करेगी तो मैंने आपसे कहा ना कि कोई हर जगह उसका भी कार्यकर्ता है, लेकिन उस कार्यकर्ता, कई कार्यकर्ता, और ये स्वाभाविक है कि जब आप सत्ता से दूर रहते हो कार्यकर्ता में निराशा का भाव आता है। बीजेपी लगातार चलती है, लगातार काम करती है। और तीसरी चीज जो मैंने आपसे कही, जो मैं बार बार कहता हूं कि वरिष्ठ और कनिष्ठ का अंतर समझना होगा। नंबर 1, मंच पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, ये कांग्रेस को तय करना पड़ेगा। तीसरी चीज,
छत्रपों के कार्यकर्ता जो छत्रपवाद का जो पूरा साम्राज्य है उसको भी खत्म करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं खत्म ना भी कर पाए आप तो थोड़ा बहुत उसमें कमी लाएं। जब तक आप ये सब नहीं करेंगे, बीजेपी से टकराना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं है। मनोज जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और लगातार जब सत्ता में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके पास हो जाती हैं, स्वाभाविक रूप से चुनौतियां बड़ी उसके पास होती है जो सत्ता से दूर होता है। लेकिन 18 में वापसी हुई डॉक्टर सिंपी अग्रवाल आपकी पार्टी के, ऐसा नहीं है कि आप वापस नहीं आए। और मध्य प्रदेश का जब हम वोट प्रतिशत भी देखते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, यानी रास्ता तो है, लेकिन रास्ता बनाने के लिए जो जगदीश जी भी कुछ बात आपसे कह रहा हूँ ना, गांव-गांव में इस पार्टी का कार्यकर्ता है, मैं फिर भी कह रहा हूँ जी जी, और बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में जो कुछ होना चाहिए, अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं है उसमें डिटेल में जाने का, वो सारी चीजें नहीं हो पाई, इसलिए कहीं ना कहीं आप चूक जाते हो। भाई वोटिंग परसेंटेज आपको पर्याप्त होता है, बहुत नीचे नहीं जाते आप, आपको केवल कार्यकर्ता को सक्रिय करने की जरूरत है, उत्साह बनने की जरूरत है, और ये सबसे पहले प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप कांग्रेस कार्यकर्ता हो। ठीक है, शायद उसी के लिए डॉक्टर सिंपी अग्रवाल काम भी चल रहा है कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। क्या ऐसे लोगों को ही सर्च किया जा रहा है जिनका आप कह रहे हैं टैलेंट हंट के जरिए? दूसरा, कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी के भी थे आपकी पार्टी को लेकर, तो उसके भी जवाब दीजिएगा डॉक्टर सिंपी अग्रवाल। आदरणीय मनोज जी, हम दोनों ही वरिष्ठ पैनलिस्ट की बातों का जवाब दे देते हैं। जहां तक आदरणीय लोया साहब ने कहा है तो हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी बात ओपनिंग रिमार्क्स में रखी है कि हम व्यक्ति का तलाश नहीं कर रहे, हम विचार का तलाश कर रहे हैं जो मानवता के विचार में विश्वास रखता हो और ये मानता हो कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। और जहां तक सत्ता में वापसी की बात है मनोज जी, तो हम अपने सिद्धांतों पर अडिग है, हम मुद्दों की राजनीति कर कर ही सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। हम इस देश में विभाजन की राजनीति कर कर, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर कर सत्ता में वापसी नहीं करना चाहते। अगर यही वापसी की डोर है तो फिर हमें विपक्षी बहुत मुबारक हो। और जहां तक आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा है कि अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी में, तो मनोज जी गुजरात 1995 का एक बहुत ही प्रख्यात उदाहरण है केशुभाई पटेल का और शंकर सिंह वाघेला का, जो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को जानते हैं, उनके अनुशासन को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छी बात है डॉक्टर सिंपी अग्रवाल, ये बात 95 की, अब हम चल रहे हैं 2026 में, और उनका मकसद ये नहीं था जगदीश जी का ये कहना है कि उसमें और बेहतर। मनोज जी, अगर आज की राजनीति में नेहरू जी का संदर्भ दिया जा सकता है तो फिर आज की राजनीति में शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल जी का भी संदर्भ दिया जा सकता है कि जी तो किस तरीके से शंकर सिंह वाघेला जी के अंदरूनी विद्रोह के चलते केशुभाई पटेल की जो सरकार है वो अल्पमत में आ जाती है, और वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, और वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर गुजरात पीपल्स पार्टी का गठन करते हैं और सार्वजनिक मंचों से वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिएगा। तो इस तरह के अनुशासन को कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। और जब से आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रहे या हमारे राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर आए, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच की जो दीवार थी उसको तोड़ा, और आज हम सिर्फ मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए प्रयासरत हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर सद्भाव के विचार को लेकर चल रहे हैं। जवाब दीजिए, समय कम है। नहीं, देखिए मनोज जी, हमारा तो बड़ा स्पष्ट कहना है कि यदि आप संगठन का सृजन विचार के लिए कर रहे हैं तो आपको बहुत मुबारक है, मगर आप संगठन का सृजन विचार के लिए नहीं कर रहे, सरकार के लिए कर रहे हैं। और यही हम में और कांग्रेस में फर्क है। हमारे लिए अपने विचार को और जन कल्याण को और अंत्योदय को आगे बढ़ाने का साधन सरकार है, मगर कांग्रेस के लिए साध्य ही सरकार है। और ये जो दोनों हमारे दोनों के बीच का जो फर्क है, ये कभी कांग्रेस पार्टी नहीं पाट पाएगी। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी का जो बार बार उल्लेख किया जाता है, देखिए राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कमान ली थी युवक कांग्रेस की। आपको बहुत बेहतर मालूम है मनोज जी, युवक कांग्रेस ही कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान करने वाला संगठन था। लगातार कार्यकर्ताओं की आपूर्ति वहां से होती थी कांग्रेस संगठन को, मगर उस युवक कांग्रेस को ही समाप्त राहुल गांधी जी ने कर दिया। तो ये जो कारण है, और हम तो ये कहते हैं कि हम भी इनके दोष क्यों बताएं, क्योंकि जिन दोषों के कारण कांग्रेस इस परिस्थिति को प्राप्त हुई है वो उसमें बने रहे। हमें तो राजनीतिक रूप से ये कल्पना करनी चाहिए, मगर देश की राजनीति के लिए, प्रदेश के लिए
तौर से, क्योंकि यहाँ तीसरा विकल्प नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस जैसा विपक्ष है उसको विचार पर आधारित होना चाहिए, अच्छे विचारवान लोगों को। चलिए, वो विचारवान लोगों को ही ढूंढने में लगे हैं और शायद टैलेंट हंट के जरिए वो विचारवान लोग उनको मिल जाएंगे। पर बीते वर्षों से लगातार कांग्रेस में जो लोग रहे हैं, मुझे लगता है वो भी विचार रखते होंगे अपने भीतर, और जिन प्रवक्ताओं की हम बात कर रहे हैं जो वर्षों से काम करते रहे, वो भी विचारवान ही होंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या इनमें से जब टैलेंट हंट के बाद जो सूची सामने आएगी तो कितने चेहरे दिखाई देंगे? क्या नए विचार सामने होंगे जो राहुल गांधी चाहते हैं, या वो विचार जो वर्षों से विचारों के साथ आगे बढ़ते रहे? बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। सिंपी जी आप मेरे साथ जुड़े, साथ ही ब्रजेश गोपाल लोहिया जी, जगदीश जी।